हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टार हाइप। आज हम एक नई जीएल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए इस स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें वो सीन दिखाया जाता है, वान प्लेंग को किस कर रही होती है। वहीं प्लेंग वान को यह सब करने को मना करती है कि यह जो भी कुछ हो रहा वह सब गलत है। चाह के भी प्लेंग कहती है वान आगे चलकर पीछे नहीं हट सकती, मतलब कि चाहकर भी वान इस अनएक्सेप्टेबल रिलेशन से पीछे हट नहीं सकती। यह सब सुनकर वान को कोई फर्क नहीं पड़ता और कभी भी पीछे ना हटने की बात करके जबरदस्ती प्लेंग के साथ वो सब कुछ करने लगती है। बट प्लेंग फिर भी मना करती है, बट वान एक भी नहीं सुनती और प्लेंग को कुछ भी ना करके सब वान के ऊपर छोड़ने को कहती है, मतलब कि जो भी कुछ होगा वह सब वान करेगी। तो प्लेंग वान को बात समझने को कहती है, तो वान कहने लगती है तुम मुझसे प्रॉमिस की थी जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तब मैं तुमसे जो भी कुछ मांगूंगी वो सब तुम पूरा करोगी। तो अब टाइम आ गया और ऑलवेज प्लेंग के साथ रहने की बात करती है और यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का टाइम यानी कि जब वान और प्लेंग स्कूल टाइम में थे तब का वक्त दिखाया जाता है। प्लेंग और वान एक दूसरे से बातें कर रही होती है, जहां पर हमें पता चलता है कि प्लेंग एक म्यूजिक बैंड की मेंबर है और जिस बैंड में प्लेंग है वो बैंड कंपटीशन जीत चुकी है, जिस वजह से वान कांग्रेचुलेशन करती है। तो यह सुनकर प्लेंग कहती है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, सब जानते थे मैं ही जीतूंगी। तो वान कहने लगती है प्लेंग बहुत ही टैलेंटेड गर्ल है जो लिरिक्स खुद लिखा करती और म्यूजिक भी खुद कंपोज करती है। तो प्लेंग वान के कंपटीशन के बारे में पूछती है कि सब कैसा चल रहा, या फिर वान फर्स्ट राउंड में ही फेल हो गई। तो वान कहती है कोई भी तुम जैसी टैलेंटेड नहीं हो सकती, तुम कहाँ रिच हाउस ओनर की डॉटर और मैं एक हाउसकीपिंग की डॉटर हूं, तो हर कोई सेम तरह के नहीं हो सकता। तो प्लेंग ये सब नॉनसेंस बात करने को मना करती है और थोड़ा लाइफ में सीरियस होने को कहती है। और हमें पता चलता है वान कंपटीशन का कुछ भी तैयारी नहीं करके सीधे मुंह उठाकर कंपटीशन ज्वाइन की। तो वान प्लेंग की बात सुनकर नेक्स्ट टाइम से बेहतर करने का प्रॉमिस करती है। एंड देन ये दोनों अपने फैमिलीज के पास आती है, जहां पर वान सबको प्लेंग के बारे में बताती है कि प्लेंग फिर से कंपटीशन जीती। तो पेरेंट्स ये सब सुनकर सेलिब्रेट करने की बात करते हैं। देन वान की मदर जो इस हाउस की हाउसकीपर है, वान की मदर जिसका नाम वी है, वो प्लेंग को कांग्रेचुलेशन करती है। तो प्लेंग आंटी वी के पास आकर कहती है कि अगर छोटे से आप मुझे ख्याल नहीं रखती तो शायद मैं कभी इतनी टैलेंटेड और मैच्योर नहीं होती। और अपनी मदर की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है कि वान की मदर जिसको कुकिंग करने के साथ साथ हर चीज करने को आता है, और यहाँ पर मेरी मदर जिसको एक काम करना नहीं आता है, तो वह क्या सबको संभालेगी। तो यह सुनकर मदर नाराज होने लगती है। तो प्लेंग मजाक कहकर बात को हवा में उड़ा देती। तो आंटी भी प्लेंग को वान से जलेस होने को मना करती, बिकॉज वान बिल्कुल भी प्लेंग की तरह टैलेंटेड नहीं। वान बिल्कुल नकारा टाइप की गर्ल है जिसको कुछ नहीं आता, सिर्फ टाइम पास किया करती। तो यह सब सुनकर यह सभी कहने लगते हैं हम हर किसी को एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते, सब अपने रास्ते सही होते हैं। तो यह सुनकर आंटी भी कहती है मैं वान को प्लेंग से कंपेयर नहीं की, एटलीस्ट वान सीरियस तो हो सकती है। प्लेंग को एज एग्जाम्पल के तौर पर लेकर वान कुछ करने का तो सोच सकती है। वान को अपनी मदर की यह सब बातें सुनकर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, बस सब कुछ बिना कुछ बोले सुना करती। तो वही प्लेंग की मदर वान को डिफेंड करते हुए कहती है वान बहुत से ऐसी चीज में टैलेंटेड है जिसमें प्लेंग नहीं, जिसमें प्लेंग कुछ भी नहीं कर सकती, हर कोई सेम तरह के नहीं हो सकते। तो एज अ पेरेंट्स हमें अपने चाइल्ड को समझना चाहिए, उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। वह जिसमें अच्छा है हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। उनके बारे में अगर हम बुरा कहने लगे और प्रेशर करें तो शायद हम सबके बच्चे बिगड़ सकते हैं। और यही सब समझाते हुए थोड़ा टाइम दे देने को कहती है। तो जब रात हो जाती है तो हम प्लेंग को देखते हैं जो वान को ढूंढते ढूंढते बाहर आती है, जहां पर हम वान को देखते हैं जो स्टार्स देख रही होती है। तो जैसे ही
प्लेंग वान के पास आती है तो वह दोनों एक दूसरे से टकरा कर गिर जाती है तो यह देखकर वान संभालते हुए प्लेंग से चोट लगने के बारे में पूछती है कि उसे चोट तो नहीं लगी। प्लेंग सब ठीक बताती है और प्लेंग पूछती है तुम ऊपर क्या देख रही थी तो वान बताती है कि वह नॉर्थ ईस्ट देख रही थी। कहा जाता है कि जेमिनी रिलेशन क्लियर तौर पर इस टाइम दिखाया जाता है। बहुत से लोग इसे लवर कहते हैं। प्लेंग इस बारे में ज्यादा सोचने को मना करती है तो वान बताती है वह सुनी हुई बात पर ज्यादा बिलीव नहीं करती। जब तक वह खुद ना देख ले तब तक कुछ भी हो जाए वो बिलीव नहीं कर सकती। और यह सब कहते हुए टीनेज लाइफ को इजी बताती है, जो सच में बिल्कुल भी इजी नहीं है। टीनेज लाइफ मोस्ट हॉरिबल थिंग है जो हर कोई फेस करता है। खैर टीनेज लाइफ को वान अच्छे से जीने को कहती एल जो भी कुछ करना है वह सब बिना कुछ ओवरथिंक किए करने को कहती है। बिकॉज अगर टाइम गुजर गया तो यह टाइम कभी वापस नहीं आ सकता। मतलब कि लाइफ में हम इतना बिजी हो जाएंगे कि हम अपने लाइफ के लिए भी टाइम नहीं निकाल सकते, सिर्फ जॉब सैलरी यही सब बात करने लगती है। तो प्लेंग कहती है क्या तुम्हें जॉब सैलरी यही सब के बारे में सोचना, क्या इसके के अलावा कुछ और बड़ा नहीं करना, मतलब के कुछ हट के नहीं करना। तो वान ना कहती है और फिर से अपने आप को प्लेंग से कंपेयर करती है, अमीर गरीब यही सब सोचकर जो वान अपने मदर से बचपन से सुना करती। वान को प्लेंग के बीच में कंपेयर करना यही सब देखकर वान भी अपने आप को प्लेंग से कंपेयर करते हुए अपना कॉन्फिडेंस खो दी। तो प्लेंग वान को आंटी वी की बातों पर ज्यादा ध्यान देने को मना करती है और कुछ करने को कहती है जिसे देखकर आंट भी अपनी बेटी पर प्राउड फील करने लगे। तो वान प्लेंग को बगल में लेटने को कहती है और प्लेंग से कहने लगती है कि मैं क्यों दूसरों के बारे में सोचकर सब कुछ करूं, मैं जिसमें सेटिस्फाई हूं और मेरे पास तुम हो तो बस यही काफी है। तो यह सब सुनकर प्लेंग कहती है एक दिन जब मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा और जब मैं शादी कर लूंगी तब तुम क्या करोगी, हर वक्त सेम तरह का नहीं होता। तो यह सुनकर वान अपने आप को लोनली बताती है कि जब प्लेंग अपने लाइफ में बिजी हो जाएगी तब वान बिल्कुल ही अकेले हो जाएगी। और यह सब कहते हुए प्लेंग से कहती है कि यह सब करने से पहले तुम मुझे एक बॉयफ्रेंड खोज कर देना, मतलब कि सेटिंग कराने की बात करती है कि बाद में जाकर प्लेंग के बिना अकेला फील ना हो। तो प्लेंग सेटिंग कराने के लिए मान जाती है। तो नेक्स्ट प्लेंग वान को आर्ट गैलरी में लेकर आती है तो वान पूछने लगती है हम यहाँ पर क्या कर रहे। तो प्लेंग बताती है कि वान को अपना बॉयफ्रेंड चाहिए था तो बस इसी के लिए यहाँ पर आए, बिकॉज अच्छे बॉयज इसी तरह के प्लेस में मिला करते जो बॉयज आर्ट को पसंद करते हैं। प्लेंग एक बॉय को वहां पर देखकर वान से इस लड़के के बारे में पूछती है कि यह कैसा है, यह टॉल और रिच भी है तो फिर कैसा लगेगा। देन इस बॉय के बारे में बात करते हुए प्लेंग के पास फ्रैंक नाम के बंदे का कॉल आता है। फ्रैंक इन दोनों के साथ साथ बड़ा हुआ, यानी कि ये तीनों एक दूसरे को ना बचपन से जानते हैं। तो फ्रैंक का कॉल देखकर इतनी जोर से प्लेंग फ्रैंक का नाम लेती है जिस वजह से वह बॉय सुन लेता है और इन दोनों की तरफ देखने लगता और वान प्लेंग को लेकर वहां से जाने लगती है। और हम वान के रिबन को देखते हैं जो नीचे गिर जाती है, जिसे वह बॉय उठा लेता है। एंड हमें यहाँ पर पता चलता है कि फ्रैंक प्लेंग से मिलने के लिए उसके घर पर आया। तो प्लेंग थोड़ा वेट करने को कहकर कॉल कट कर देती है और यहाँ पर वान प्लेंग को फ्रैंक से बात करते हुए देखकर जेलस होने लगती है और प्लेंग से कहती है तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो रही, तुम्हें फ्रैंक से मिलने की इतनी बेचैनी क्यों हो रही। तो प्लेंग बताती एल वह फ्रैंक की वजह से एक्साइटेड नहीं है, उसके तरफ से लाया हुआ गिफ्ट की वजह से एक्साइटेड है। तो वान कहती है कि वह इसी तरह से गिफ्ट लेकर एक दिन तुम्हारा हार्ट जीत लेगा। वह बच्चे से तुम्हें पसंद करता है, फ्लर्ट करने का एक भी चांस नहीं छोड़ता। और एक क्वेश्चन करती है जैसे कि अगर फ्रैंक प्लेंग से गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछा और आंसर में प्लेंग हाँ कह दी तो वान क्या करेगी, वह तो बिल्कुल अकेले हो जाएगी। तो यह सब सुनकर
फिर से प्लेइंग बकवास बात करने को मना करती है और कहती है अगर फ्रैंक मुझे पसंद भी करता होगा तो मैं बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं कर सकती, कभी भी ऐसा नहीं होने वाला। और यह कहते हुए वॉशरूम यूज करने के लिए चले जाती है तो वो बॉय जिसका नाम एक है वो वान के पास आकर रिबन रिटर्न करता है और अपना नाम बताता है और वान से उसका नाम पूछता है तो वान भी अपना नाम बताती है। तो एक सीधे पॉइंट पर आकर वान से उसका नंबर मांगता है तो वान भी बिना सोचे समझे नंबर दे देती है और यह नंबर देते हुए अचानक से प्लेइंग देखकर कुछ ज्यादा ही जलेस हो जाती है।